बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम बात करते हैं डीएनए के जो मुख्तलिफ़ न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो आपस में किस तरीके से कनेक्ट होते हैं। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो सबसे पहले ये जो है ये पूरे का पूरा एक न्यूक्लियोटाइड बना हुआ है। इस न्यूक्लियोटाइड के अंदर एडेनिन भी है, राइबोज डीऑक्सीराइबोज शुगर भी है, इसके अलावा फास्फेट ग्रुप भी अटैच है। अब अभी तक इसने किसी से बांड नहीं बनाया, यानी इस न्यूक्लियोटाइड ने किसी और न्यूक्लियोटाइड के साथ बांड नहीं बनाया। अब अगर आप एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड को देखें तो इस न्यूक्लियोटाइड के अंदर दो चीज़ें यहाँ पर आपने नोट करनी है। एक कार्बन नंबर 3 की बात करूँगा, एक कार्बन नंबर 5 की बात करूँगा। कार्बन नंबर 3 जो है, अगर आप कार्बन नंबर 3 पर देखें तो कार्बन नंबर 3 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है और फ्री है इस वक्त, यानी इसने किसी और के साथ बांड नहीं बनाया। कार्बन नंबर 5 पर अगर आप देखें तो कार्बन नंबर 5 पर फास्फेट ग्रुप अटैच है और फास्फेट ग्रुप पर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है, उसने किसी और के साथ अभी तक बांड नहीं बनाया। एक और आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप नज़र आएगा बट ये फ्री नहीं होता, इसके साथ एक और फास्फेट अटैच होता है, देन एक अकेला, इसलिए यहाँ पर अकेला O होता है। बट यहाँ पर मैंने दूसरे फास्फेट नहीं अटैच किए, अंडरस्टूड है कि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री नहीं होगा, अकेला फ्री वाला यही हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है। अब यानी अगर हम कहें कि एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड जो होता है, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड के अंदर कार्बन नंबर 3 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है और कार्बन नंबर 5 पर जो फास्फेट ग्रुप अटैच होता है उसके साथ फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी फ्री है। अब अगर आप जोड़ना स्टार्ट करें, ये एक पूरे का पूरा न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड सेम, ये वाला स्ट्रक्चर सेम ये है, कोई डिफरेंस नहीं है वो स्ट्रक्चर। अब ये लेकिन यहाँ पर गोमानिन जो है ना बेस है। अब एक और ये न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पर साइटोसिन है बट स्ट्रक्चर वही बकाया सेम स्ट्रक्चर है, ये भी सेम स्ट्रक्चर है, यानी ये 4 न्यूक्लियोटाइड मैंने बनाए, स्ट्रक्चर सब के सेम है, सब एक जैसे हैं। अब जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ता है तो वो किस तरीके से जुड़ता है। याद रखें कि जब एक न्यूक्लियोटाइड जो है दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ता है तो जो यूज़ होता है उसमें क्या है कि एक न्यूक्लियोटाइड का कार्बन नंबर 3 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो फ्री है, दूसरे न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 5 पर जो फास्फेट ग्रुप अटैच है उसका भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है। अब ये एसिड है, एसिड क्या करेगा, यहाँ से अपना हाइड्रोजन देगा और वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप वहाँ से कार्बन नंबर 3 जो है अपना हाइड्रोक्सिल ग्रुप देगा, तो यहाँ से जो है रिमूवल ऑफ वाटर होगा, यहाँ से जो वाटर है वो रिमूव हो जाएगा। अब जब यहाँ से वाटर रिमूव होता है, ये जी वाटर रिमूव हो गया, जब वाटर रिमूव होगा तो यहाँ पर अब क्या हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी नहीं रहेगा, लिहाजा मैं इसे अरेज कर देता हूँ क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव हो गया यहाँ से, और यहाँ से हाइड्रोजन भी जो है वो रिमूव हो चुका है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी गया और यहाँ से हाइड्रोजन भी गया। तो अब जो है बांड बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या मौजूद है, यहाँ पर इस फास्फेट के साथ सिर्फ एक अकेला ऑक्सीजन रह गया है और इस ऑक्सीजन का जो है वो O चला गया है और रिमूव हो चुका है, H जो है वो रिमूव हो चुका है। अब कार्बन नंबर 5 का जो फास्फेट ग्रुप अटैच है उसके ऑक्सीजन और जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड है उस पर जो कार्बन नंबर 3 अटैच है उस कार्बन के दरमियान यहाँ पर बांड बन जाएगा, ये बांड फार्मेशन होगी। और ये भी कौन सा बांड है जी, एस्टर लिंकेज। एस्टर लिंकेज मतलब एसिड के दरमियान बन रहा है, राइबोज शुगर के दरमियान बन रहा है, ये भी एस्टर लिंकेज है, रिमूवल ऑफ वाटर यहाँ पर हुआ है। तो आप अगर यहाँ पर लिहाजा एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जो है वो अटैच हो चुका है, एक एस्टर लिंकेज ये है। अगर हम इस मालिक्यूल की बात करें, ये जो शुगर मालिक्यूल है इसकी बात करें तो एक इस शुगर मालिक्यूल के कार्बन नंबर 3 ने एक एस्टर लिंकेज बनाई है फास्फेट के साथ, और दूसरी जो इसने एस्टर लिंकेज बनाई है शुगर के मालिक्यूल ने वो कार्बन नंबर 5 के ज़रिए भी बनाई है। तो इसमें कितने एस्टर बांड हैं, 2, एक कार्बन नंबर 3 के ज़रिए बना हुआ है और एक कार्बन नंबर 5 के ज़रिए बना हुआ है, लिहाजा यहाँ पर 2 एस्टर बांड हैं, इसलिए हम नाम देंगे 2 एस्टर बांड है, इसलिए हम इसे नाम दे देंगे फास्फो डाइएस्टर बांड। यहाँ पर बांड हम इसे नाम देंगे फास्फो डाइएस्टर बांड, मतलब डाई का मतलब 2 एस्टर बांड, यहाँ पर 2 बने हैं। तो फास्फो डाइएस्टर बांड जो है यानी ये तब बनता है जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच हो गया है।
अब जो है या मतलब अगर आप यहाँ पर एक बात करें तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि राइबोज शुगर एक तरफ, राइबोज शुगर ने क्या किया है, यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं मिसाल देता हूँ, ये राइबोज शुगर है। राइबोज शुगर ने एक अपने कार्बन नंबर 3 के ज़रिए बॉन्ड बनाया है और दूसरा उसने कार्बन नंबर 5 के ज़रिए बॉन्ड बनाया है। अब हम एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच हो गए। अब हम अगर इस न्यूक्लियोटाइड को देखें अगले के साथ अटैच करना है तो इस न्यूक्लियोटाइड का भी कार्बन नंबर 3 तो फ्री है, इस न्यूक्लियोटाइड का कार्बन नंबर 3 फ्री है। अगले न्यूक्लियोटाइड का जो है, इससे जो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड है उस पर जो कार्बन नंबर 5 पर जो फास्फेट अटैच है उसका भी तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है। देन वहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप में से हाइड्रोजन रिमूव होगा और यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पर भी रिमूवल ऑफ वाटर हो जाएगा। तो जब यहाँ पर रिमूवल ऑफ वाटर हो रहा है, यहाँ पर भी वाटर जो है वो रिमूव हो जाता है। जब वाटर रिमूव हुआ तो यहाँ पर भी एस्टर लिंकेज डेवलप हो जाती है, यानी एक न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 3 और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 5 के दरमियान जो है बॉन्ड बनता है, तब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच होता है। तो यहाँ पर जो है वो ये यहाँ पर अकेला ऑक्सीजन रह गया है। यहाँ पर रेड कलर से शो कर रहा हूँ, जितने भी यहाँ पर बॉन्ड हैं मुख्तलिफ मालिक्यूल्स को वो मैंने रेड कलर से शो किए हैं। यहाँ पर कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 5 के फास्फेट ग्रुप पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड बन गया। तो ये भी अगर आप गौर करें, एक एस्टर लिंकेज ये है इस मालिक्यूल में, एक एस्टर लिंकेज ये है कार्बन नंबर 3 पे, तो ये भी फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन गया है, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के जरिए अटैच होता जा रहा है। अब इससे अगले न्यूक्लियोटाइड पे हैं। अब इस न्यूक्लियोटाइड को अगर अगले न्यूक्लियोटाइड की, ये साइटोसिन जो है यहाँ पर बेस थी। अब ये जो अगर हम इसकी बात करें तो ये था एडिनोसिन मोनोफास्फेट, इसको नाम देंगे एडिनोसिन मोनोफास्फेट न्यूक्लियोटाइड को। ये जो न्यूक्लियोटाइड है इसका नाम होगा गुआनोसिन मोनोफास्फेट। यहाँ पर इस न्यूक्लियोटाइड का जो नाम होगा, क्योंकि साइटोसिन बेस है, इसका नाम होगा साइटिडीन मोनोफास्फेट, क्योंकि एक फास्फेट ग्रुप अटैच है। यहाँ पर थाइमीन है तो इसका नाम होगा थाइमिडीन मोनोफास्फेट। अब साइटोसिन जो है, साइटोसिन पर भी कार्बन नंबर 3 जो है वहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है और अगले न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 5 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो फास्फेट के पास फ्री है। अब ये जो फास्फेट है यहाँ से अपना हाइड्रोजन कंट्रीब्यूट करेगा, कार्बन नंबर 3 पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, यानी यहाँ पर भी रिमूवल ऑफ वाटर, और रिमूवल ऑफ वाटर होने से यहाँ पर अकेला ऑक्सीजन रह जाएगा। यहाँ पर अकेला ऑक्सीजन, और ये जो ऑक्सीजन है ये बॉन्ड बना लेगा कार्बन नंबर 3 के साथ। तो यहाँ पर देखें, एक कार्बन नंबर 3 ने एस्टर लिंकेज बनाई है और दूसरी कार्बन नंबर 5 ने बनाई है विद इन अ मॉलिक्यूल। तो अब ये जो है ये 2 बॉन्ड है, इसे हम नाम देंगे फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो इसी तरीके से न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ती जाएगी, चेन जुड़ती जाएगी। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड की चेन कहीं ना कहीं पर तो न्यूक्लियोटाइड की चेन एंड होगी, तो हम कहते हैं यहाँ पर जी ये आखिरी न्यूक्लियोटाइड है। अब जो आखिरी न्यूक्लियोटाइड होगा इसके आगे कोई न्यूक्लियोटाइड नया नहीं जुड़ा हुआ। अब अगर आप लास्ट न्यूक्लियोटाइड पे देखें तो लास्ट न्यूक्लियोटाइड पे जो कार्बन नंबर 3 है, ये कार्बन नंबर 3 ही है ना। कार्बन नंबर 3 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो फ्री है, क्योंकि अब फ्री इसने होना है क्योंकि अगला न्यूक्लियोटाइड इसके साथ तो अटैच हुआ नहीं, इसलिए ये फ्री है। अगर एक और न्यूक्लियोटाइड अटैच होता है इसने फ्री नहीं था रहना। अब यहाँ पर इससे नेक्स्ट कोई न्यूक्लियोटाइड नहीं अटैच, देन कार्बन नंबर 3 जो है उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो है यहाँ पर अगर कार्बन, मैं इसको फिर अगर मैं इसे नाम दूँगा 3 प्राइम 3 प्राइम इसको इसलिए बोला है क्योंकि कार्बन नंबर 3 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो फ्री है, इसलिए मैंने इसे नाम दे दिया 3 प्राइम। इसी तरीके से पहला न्यूक्लियोटाइड जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहाँ पर कार्बन नंबर 5 पर फास्फेट ग्रुप जो अटैच था उसका भी तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है, क्योंकि उसने भी तो किसी नए न्यूक्लियोटाइड के साथ बॉन्ड नहीं बनाया, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लिहाजा ये भी फ्री है, इसने किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया। तो ये कार्बन नंबर 5 पर है, इसलिए मैं इसे नाम दे देता हूँ 5 प्राइम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 3 प्राइम का मतलब एक कार्बन नंबर 3 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है।
5 प्राइम का मतलब कि कार्बन नंबर 5 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है। तो डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है। याद रखें, डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। मैं बात 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये जी यानी ये डायरेक्शन है 3 प्राइम टू 5, ये यानी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि 5 प्राइम का मतलब क्या है और 3 प्राइम का मतलब क्या है। तो ये जो है डीएनए का एक कह लें कि आप एक चेन सी बन गई है, यानी ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन गई डीएनए की। तो ये डीएनए का एक स्ट्रैंड तैयार हो गया है। इस स्ट्रैंड के अंदर जो बैकबोन है डीएनए की बैकबोन के अंदर 2 मॉलिक्यूल्स आते हैं, एक शुगर, डीएनए की बैकबोन में एक शुगर मॉलिक्यूल है और दूसरा जो है वो फास्फेट, शुगर फास्फेट, ये शुगर और फास्फेट। अब ये जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं ये बैकबोन नहीं है, ये एक्चुअली डीएनए के एक स्ट्रैंड को दूसरे स्ट्रैंड के साथ कनेक्ट करते हैं। तो हम इसको देखते हैं कि डीएनए का एक, ये तो हमने एक स्ट्रैंड बना लिया, अब डीएनए का जो दूसरा स्ट्रैंड है वो बनाते हैं। तो आपको यहाँ पर जो है डीएनए का एक आपको स्ट्रैंड नज़र आ रहा है। ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है, ये देखें यहाँ पर अभी हम इस स्ट्रैंड को भी डिस्कस करके आए कि ये एक स्ट्रैंड है डीएनए का, जिसमें ये बैकबोन है फास्फेट और नाइट्रोजनस बेसिस जो है इसकी बैकबोन है, और फास्फेट और जो शुगर हैं ये बैकबोन है, जबकि नाइट्रोजनस बेसिस एक साइड पे है। ये अभी हम डिस्कस करके ये सारी चीज़, ये फास्फोडाइएस्टर लिंकेज। अब डीएनए के एक स्ट्रैंड जो है वो डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, 2 स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के अंदर। तो एक स्ट्रैंड ये होगा, एक स्ट्रैंड इसके अपोजिट होना है। तो स्टूडेंट्स याद रखें, कभी भी लाइक चीज़ें जो है ना वो एक दूसरे को जो है ना हमेशा अपोजिट चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। तो अगर ये जो है एडेनिन, लिहाजा अगर ये स्ट्रैंड जो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो दूसरा स्ट्रैंड जो है वो इसके 3 प्राइम टू 5 होगा। तो इसीलिए जो है यहाँ पर 5 के सामने, यहाँ पर गौर करें 3 लिखा है और 3 के सामने जो है यहाँ पर 5 लिखा हुआ है। अगर हम इसको, मैं इस पेज को रिवर्स कर लेता हूँ, ये देखें यहाँ पर ये बिल्कुल वही सेम स्ट्रक्चर आ गया, यही स्ट्रक्चर जो है वो सेम आ गया। यहाँ पर देखें ये शुगर फास्फेट, ये नाइट्रोजनस बेस, यानी अगर आप गौर करें तो नाइट्रोजनस बेसिस क्या है, इनकी आपस में एक दूसरे के आमने सामने हो गई हैं। एडेनिन, मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि एडेनिन थाइमीन के साथ बांड बनाती है। एडेनिन, इसके सामने थाइमीन, ये साइटोसिन है तो इसके सामने गोवानिन, ये अगर साइटोसिन है तो इसके सामने गोवानिन, और अगर ये थाइमीन है तो इसके सामने एडेनिन। यानी ये 2 स्ट्रैंड, ये जो स्ट्रैंड है इसको बिल्कुल अगर आप घुमाएंगे तो ये स्ट्रैंड तैयार हो गया। तो ये भी जो है ये 5 टू 3। तो इसमें दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के, या इसमें दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, एंटी पैरेलल हैं, सॉरी, दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। और बेसिस, अगर आप बेसिस की बात करें तो बेसिस कंप्लीमेंट्री बेसिस हैं। एडेनिन के सामने उस जैसी नहीं आई, उसके अपोजिट आई है थाइमीन। गोवानिन के सामने साइटोसिन के सामने गोवानिन, थाइमीन के सामने एडेनिन के सामने थाइमीन। यानी बेसिस की अगर बात करेंगे तो वो हम कहेंगे कि बेसिस दोनों स्ट्रैंड की कंप्लीमेंट्री होती हैं। अगर हम दोनों स्ट्रैंड की बात करेंगे, बैकबोन की बात करेंगे, तो वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। पैरेलल का मतलब, एंटी पैरेलल का मतलब देखें ना, मिसाल के तौर पर अगर ऐसे हो, देखें ना, अगर ये 2 चीज़ें हैं तो अब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। एंटी पैरेलल कब होना है, अगर ये चीज़ उलट जाए तो ये अब क्या हो गया है, एंटी पैरेलल हो गई हैं दोनों। इसी तरीके से डीएनए के स्ट्रैंड भी जो है अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। तो डीएनए के स्ट्रैंड जो है, ये एक स्ट्रैंड ये हो गया, दूसरा स्ट्रैंड ये हो गया, दोनों स्ट्रैंड भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे। याद रखें फास्फोडाइएस्टर बांड की जो हमने बात की है, ये बहुत जो है ना हाईली एनर्जाइज्ड बांड है। इसने बड़े मजबूती के साथ जो है मुख्तलिफ न्यूक्लियोटाइड को जोड़ा हुआ है। इस वक्त जो है हम बात करते हैं एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड के साथ जो है वो किस तरीके से कनेक्ट होगा। तो एक स्ट्रैंड जब दूसरे स्ट्रैंड के साथ कनेक्ट होगा, याद रखें कि एडेनिन और थाइमीन के दरमियान डबल बांड बनता है, डबल हाइड्रोजन बांड, और गोवानिन और साइटोसिन के दरमियान ट्रिपल हाइड्रोजन बांड होता है। तो ये एडेनिन थाइमीन है, देन इन दोनों के दरमियान जो है वो बांड बनेगा, डबल हाइड्रोजन बांड बनेगा। तो यहाँ पर एक बांड ये हो गया और दूसरा बांड जो है ये हो गया, ये हाइड्रोजन बांड डेवलप हो गया इनके दरमियान। ये लिहाजा ये अब दोनों बेसिस एक दूसरे के साथ जुड़ गई हैं। इसी तरीके से साइटोसिन और गोवानिन जो है इनके दरमियान जो बांड बनना है वो ट्रिपल बांड बनना है।
1 2 और 3 ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी तरीके से जो गोवानिन और साइटोसिन हैं, इन ये क्योंकि गोवानिन साइटोसिन अभी अभी हमने डिस्कस किया, इनके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बनना है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर बने। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो एक वीक बॉन्ड होता है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। इसी तरीके से ये जो थायमीन है इसने एडेनिन के साथ जुड़ना है, तो एडेनिन और थायमीन के दरमियान जो बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड है। अगर आपने याद करना तो एडेनिन और थायमीन यानी एट से आप जहन में रख सकते हैं। एट जी का मतलब जो है वो आप गवर्नमेंट कॉलेज ले सकते हैं, GC गवर्नमेंट कॉलेज, यानी G और C के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। इसी तरीके से ये भी एडेनिन और थायमीन है, इसलिए इनके दरमियान भी डबल बॉन्ड ही बनेगा, ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये जी DNA का स्ट्रैंड जो है आपस में कनेक्ट हो गए हैं। दिस वन इज़ हाइड्रोजन बॉन्ड, ये जो है हम इसको कह सकते हैं कि ये जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। स्टूडेंट्स याद रखने की चीज़ ये है कि ये जो दोनों, ये एक न्यूक्लियोटाइड है बेस, ये हम इसे कह सकते हैं कि एक बेस ये है, दूसरी बेस ये है, तो ये एक बेस पेयर है। इसी तरीके से एक बेस ये है, दूसरी बेस ये है, इससे कम्प्लीमेंट्री, ये भी एक बेस पेयर है। तो दो बेस पेयर के दरमियान जो है वो कितना डिफरेंस है, दो बेस पेयर के दरमियान अगर डिफरेंस देखा जाए, ये कितनी जो है लेंथ इनकी कितनी है, तो दो बेस पेयर के दरमियान जो एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई हैं, इनके दरमियान डिफरेंस जो है वो है, नैनोमीटर की बात करें तो 0.34 नैनोमीटर, और अगर एंगस्ट्रॉम यूनिट के अंदर आप इसे मापें तो वो हो जाता है जी 3.4 एंगस्ट्रॉम। यानी अगर हम बात करें एक एंगस्ट्रॉम जो है, एक नैनोमीटर जो है, 1 नैनोमीटर इज़ इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम। तो 0.3 नैनोमीटर है और एंगस्ट्रॉम के अंदर अगर आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो 3.4 एंगस्ट्रॉम। इसी तरीके से ये एक बेस पेयर है, ये एक बेस पेयर है, इन दोनों बेस पेयर के दरमियान भी जो डिफरेंस है वो 0.34 नैनोमीटर है। हर एक बेस पेयर जो हैं जो एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं उनके दरमियान जो डिफरेंस है वो 0.34 नैनोमीटर है। और अगर हम DNA के डायामीटर की बात करें, DNA का कितना डायामीटर है, DNA के दोनों स्ट्रैंड का डायामीटर अगर हम देखें तो यहाँ देखें ना, ये यहाँ से लेकर एक जो स्ट्रैंड है वहाँ से लेकर जो दूसरा स्ट्रैंड है DNA का, उनका जो डायामीटर है, DNA का जो डायामीटर है वो है 20 एंगस्ट्रॉम या फिर जो है 2 नैनोमीटर, 2 नैनोमीटर और 20 एंगस्ट्रॉम। DNA के दोनों स्ट्रैंड के दरमियान जो डायमीटर, दोनों की जो क्या लेंथ है। इसके बाद हम DNA का जो स्ट्रक्चर है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। DNA का स्ट्रक्चर जो अभी हमने पढ़ा था वो हमने सीधे सीधे स्ट्रैंड बना के, क्योंकि स्टडी में आसानी रही इसलिए हमने वो सीधा सीधा स्ट्रक्चर बनाया था, बट ऐसा नहीं होता। DNA के दोनों स्ट्रैंड रोटेट हो चुके हैं, एक दूसरे स्पायरली रोटेट हैं, डबल हेलिकल शेप हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर बल खाए हुए हैं उन्होंने। जैसे इस डायग्राम में अगर आप देखें दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के ऊपर बल खाए हुए हैं। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो एक स्ट्रैंड जो है वो मैंने इस कलर से बनाया, ब्लू कलर से 5 to 3 डायरेक्शन के अंदर रन कर रहा है, और दूसरा स्ट्रैंड जो है वो पर्पल कलर से है, वो 3 to 5 जो है दोनों एंटी पैरेलल स्ट्रैंड हैं, रन कर रहे हैं। अब DNA के अंदर जो है आप देखें यह मुख्तलिफ जगह, इस जगह से DNA टर्न कर गया, इस जगह से भी टर्न कर गया है, ये मुख्तलिफ जगह से टर्न कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर जो है एक दोनों स्ट्रैंड मिल रहे हैं एक जगह पर आकर। तो ये जो टर्न जिस जगह से कर रहा है, एक टर्न से लेकर, ये फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये पहली टर्न है, ये हम कहते हैं जी दूसरी टर्न है, एक टर्न से लेकर दूसरी टर्न तक कितने न्यूक्लियोटाइड पड़े होते हैं, हर एक टर्न के अंदर टोटल कितने न्यूक्लियोटाइड के जो बेस पेयर हैं। तो ये देखें ये पहला बेस A और T, ये पहला बेस पेयर हो गया, डबल बॉन्ड इनके दरमियान, G और C ट्रिपल बॉन्ड, ये दूसरा बेस पेयर हो गया, C और G ये तीसरा बेस पेयर हो गया, T और A ये चौथा बेस पेयर हो गया, A और T ये पांचवा बेस पेयर, G और C अभी अभी हम पढ़ के आए, ये छठा बेस पेयर। अभी अभी हम जो है ना वो DNA का स्ट्रक्चर अभी हमने पढ़ा है, उसमें हमने बेस पेयर की बात की है। C और G ये सातवां बेस पेयर, T और A आठवां, C और G नवां, और G और C
10वां बेस पेयर। तो एक टर्न से ले एक पॉइंट यानी एक टर्न की अगर हम बात करें तो एक टर्न के अंदर टोटल 10 बेस पेयर्स मौजूद होते हैं। एक बेस पेयर के दरमियान जो है हमने डिफरेंस की बात की थी कि अगर हम एक बेस पेयर के दरमियान डिफरेंस की हमने बात की थी वो था यानी अभी जो दोनों में लेंथ थी वो थी 0.34 नैनोमीटर या फिर जो है 3.4 एंगस्ट्रॉम एक बेस पेयर के दरमियान। यहाँ पर बेस पेयर है 10, तो अगर एक बेस पेयर जो है यहाँ से लेकर यहाँ एक बेस पेयर फॉर एग्जांपल ये बेस पेयर है, इन दोनों के दरमियान फासला है 0.34 नैनोमीटर। तो हर एक के दरमियान अगर आप फासला काउंट करें तो 10 बेस पेयर हैं। देन ये जो टोटल हम कह लें कि एक टर्न जो है वो उसका हमारे पास फासला आ जाएगा। तो एक टर्न के 0.34 नैनोमीटर को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 34 नैनोमीटर जो है वो एक हेलिक्स का जो है वो लेंथ है, एक हेलिक्स की लेंथ है। यहाँ फिर हम इसको नाम दे सकते 3.4 नैनोमीटर। 0.34 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 3.4 नैनोमीटर या फिर 34 एंगस्ट्रॉम। 3.4 एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाई बाय 10 ये यानी ये एक टर्न का यानी ये कितना है डायमीटर, इसका कितनी लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ है जो। इसी तरीके से यहाँ पर भी बेस पेयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर हर एक के अंदर 10 बेस पेयर हैं हर टर्न के अंदर। इसके अलावा जो है यहाँ पर एक और चीज़ माइनर ग्रूव और मेजर ग्रूव का यहाँ पे जिक्र होना है। माइनर ग्रूव और मेजर ग्रूव क्या है, अगर आप इस तरीके से मैं मूव करूँ यहाँ से, देखें यहाँ पर अगर मैं मूव करना स्टार्ट करूँ तो ये जो जगह है ये ग्रूव का मतलब अंदर की तरफ जो है ये जगह ज़्यादा इसका डायमीटर, इस जगह का डायमीटर ज़्यादा है। यहाँ पर हूँ तो यहाँ पर डायमीटर बहुत कम है। यहाँ पर देखें ना दो स्ट्रैंड के दरमियान जो स्पेस है वो बहुत थोड़ी है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर स्पेस क्या है, यहाँ पे इसकी लेंथ ज़्यादा है, यहाँ पे लेंथ ज़्यादा है। इस पॉइंट की बात करें तो लेंथ कम है। आप इसके ऑपोजिट चले जाएँ तो ये वाली लेंथ ज़्यादा है। इसी तरीके से इधर आ जाए तो ये वाली लेंथ ज़्यादा है, बट यहाँ पर आएँ तो ये वाली लेंथ स्पेस कम है। तो जिस जगह से ये थोड़ी इसकी लेंथ है, स्पेस कम है, इसको नाम देते हैं माइनर ग्रूव। और जिस जगह से ये जो स्पेस है ये ज़्यादा है, इसको नाम देते हैं मेजर ग्रूव। माइनर ग्रूव और मेजर ग्रूव जो है एक्चुअली जीन एक्सप्रेशन में अपना रोल प्ले करती हैं, या ड्रग्स के जो असर होता है वहाँ पे भी ये रोल, डीएनए के रेप्लिकेशन को मुख्तलिफ ड्रग्स जो हैं वो रोक देती हैं, तो ये वहाँ पर इनका रोल प्ले होता है। बट यहाँ पर हमने जस्ट जो है आपको पता होना चाहिए माइनर ग्रूव क्या और मेजर ग्रूव, यानी जहाँ से ब्रॉड टर्न है और लेंथ ज़्यादा है वो मेजर ग्रूव है, जहाँ से माइनर है डिफरेंस थोड़ा है वहाँ पर हम उसे माइनर ग्रूव नाम देंगे। तो स्टूडेंट्स ये जो है ये डीएनए का जो हमने मॉडल डिस्कस किया है ये वाटसन क्रिक मॉडल है। वाटसन और क्रिक ने ये पेश किया था और एक्स-रे डिफ्रैक्शन के थ्रू जो है रोजलिंड फ्रैंकलिन ने ये बताया था। और मेजर जो इसके पॉइंट्स जो डिस्कस किए हैं वो वाटसन एंड क्रिक मॉडल के पॉइंट्स थे हमारे। तो ये जो टॉपिक है हमारा एंड हुआ।